हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023 का जो आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि मॉक टेस्ट 2 का आज दूसरा क्लास हो गया है। जो स्टूडेंट पहला क्लास नहीं देखे हैं, वे जाके इस क्लास को देख लेने के बाद पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि पहला क्लास आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है कि एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो पहला सवाल दिया गया है, इस क्लास में हम सामान्य अध्ययन का सवाल करने वाले हैं। जैसे कि पहला सवाल से स्टार्ट, इसको आप जीके बोलते हैं, सोशल स्टडीज भी बोलते हैं। तो पहला सवाल में क्या दिया गया? पहला सवाल में दिया गया 21 नंबर प्रश्न से, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, प्रीवी काउंसिल के द्वारा। तो किस न्यायाधीश, मतलब जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, उसको पद से किससे हटाया जा सकता है? मतलब महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं या फिर किस विधि के द्वारा हम हटा सकते हैं उसको? किस विधि से हटा सकते हैं? महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 23 नंबर सवाल में दिया गया है कि एल नीनो शब्द है। एल नीनो क्या शब्द है? कौन सा शब्द है एल नीनो? बताइएगा। एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसान जो एक वर्ष में 3 विभिन्न प्रकार की जो फसल उगाते हैं, उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, या फिर कृषि खाद की उपलब्धता, सरकार कृषि नीति, या फिर उपज उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुविकसित सिंचाई की प्रणाली। जैसे कि किसान जो है एक वर्ष में 3 विभिन्न प्रकार के फसल जो उगा लेते हैं, उसका मुख्य कारण है कि उसको सुचारू ढंग से सिंचाई, मतलब सिंचाई करने के लिए जो आप फसल में सिंचाई किया जाता है, उसको सुचारू ढंग से मिल पा रहा है, इसलिए इसको वह एक साल में 3 फसल उगा पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 25 नंबर में। 25 नंबर सवाल में दिया गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर में, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को किसको कहा जाता है? तो जादेव पोयोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो हो जाएगा भूमि, और भूमि श्रम और भौतिक पूंजी दोनों, इसलिए ये और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर में, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? मतलब भारत जैसे देश में जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? क्या चीज़ उपलब्ध है? आप कमेंट में आंसर बताइएगा। क्या उपलब्ध है? श्रमण। श्रमण श्रमण नहीं, मतलब श्रम, जिसको मजदूर बोलते हैं आप, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको आप बोलते हैं, तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, उपराष्ट्रपति करता है? कौन करता है?
तो इसका जो नियुक्ति जो करता है 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना ही आपका प्रधानमंत्री करेगा, ना ही राज्यपाल करेगा, ना ही उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा इसका नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर प्रश्न, देश का प्रथम नागरिक क्या कहलाता है। देश का जो है प्रथम नागरिक कहलाता है, तो देश का प्रथम नागरिक को हम क्या कहते हैं, देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ रहा होगा। 32 नंबर प्रश्न में है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाओं क्या कहलाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में जो चलती है हवा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर में, भारत में क्या है। भारत एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं है, एक दलीय द्विदलीय नहीं है, क्या है, भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय पूछ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है कौन सा शहर में कहाँ स्थित है। द हेग नीदरलैंड में, इसे द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर सवाल में है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। जो बस्तर आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका क्या चीज़ का था, तो गुंडाधुर का था। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर में, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज जो खाना था किसके लिए जाना जाता था, तो क्या है, लोहे अयस्क के रूप में जाना जाता था। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है के सिवन किसके अध्यक्ष है, किसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो है इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ था, लेकिन इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जो वर्तमान में है, सोमनाथ से पहले कौन थे अध्यक्ष इसरो का, के सिवन थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है के सिवन इसका अध्यक्ष थे। इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल में आ जाएगा डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 38 नंबर में कि भारत की जो जलवायु क्या है, भारत की जलवायु कैसी है, आपको बताना होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र नहीं है, उष्णकटिबंधीय शुष्क भी नहीं है, क्या उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की एक जलवायु। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर प्रश्न में, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या बदल के रखा गया है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, क्या रखा गया इसका नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है। एशिया का पूछा जा रहा है, सवाल में है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। प्रति 1000 जो पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 43 नंबर में, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन पहुंचे थे, बताइए, हिंद चीन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली पहुंचे थे। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। जीवन के हाल के वर्षों में है, हाल ही के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ नहीं है, बताइएगा। तो अच्छा कार्य व वेतन ये तो नहीं है, ये तो है ही है, लेकिन कह रहा क्या नहीं है, अच्छा कार्य अथवा वेतन तो है ही, कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, हाँ यही नहीं है। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई भी विकास नहीं है। अगला सवाल दिया गया 45 नंबर प्रश्न में, 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है।
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में दिया गया कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, एक बार कमेंट में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर वुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वुलर झील। वुलर झील जम्मू व कश्मीर राज्य में वांडीपोरा जिला में स्थित है। सवाल में आ जाएगा कि वुलर झील कहाँ, कौन सा राज्य में स्थित है, बोलिएगा आप जम्मू कश्मीर में। सवाल में ये भी कह सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला में स्थित है, तो बांडीपोरा जिला में स्थित है। ये भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा क्या है, झील है। यह कहेगा सवाल में कि वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा जिला में स्थित है, बताइए किस नदी पे स्थित है, तो आप क्या बोलिएगा? झेलम नदी के मार्ग में आती है, मतलब उसी के रास्ते में वहीं स्थित है झेलम। इसमें पानी डालती है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो सवाल में था मीठा पानी, लेकिन सवाल में आ जाए खारा पानी का सबसे बड़ा झील क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा? चिल्का झील, जो कि भारतीय राज्य के उड़ीसा राज्य में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट सवाल दिया गया 47 नंबर प्रश्न में कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे कि दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिससे कि आप क्या जानते हैं, दूध की कमी के कारण क्या होता है, श्वेत क्रांति। इसलिए 47 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। डायरेक्ट आप इस तरह से याद कीजिएगा कि श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, आप डायरेक्ट कीजिएगा दूध से। इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 48 नंबर प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष हर रोज कब मनाया जाता है? तो हर रोज कब मनाया जाता है, एक बार कमेंट में आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल में है कि अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है तो क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्मप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो क्या बनाती है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल राज्य में स्थित है, लेकिन यह सवाल में दिया गया कि अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलकर क्या बनाती है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? देवप्रयाग बनाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 49 का बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 50 नंबर में कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थी। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का बी हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उनका जन्म यदि सवाल में आ जाए कि प्रतिभा देवी पाटिल सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 2007 ईस्वी से 12 ईस्वी तक भारत के 12वें राष्ट्रपति। सवाल में आए कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थी जो पहली महिला जो बनी थी राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो आप क्या बोलेगा? 12वां राष्ट्र, लेकिन महिला में प्रथम थी, बिल्कुल पता है, लेकिन आप बोलिएगा 12वां नंबर का राष्ट्रपति था। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सबसे पहले 2004 से 7 तक राजस्थान का राज्यपाल को रूप में कार्य किया था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला सवाल है 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल का ट्रिक बताइए। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। ट्रिक याद कीजिएगा, ना से चना हो जाएगा, ये तो है। नाई हुटर, हुट से गेहूं हो जाएगा। अब ट्रिक याद कीजिएगा कि रबी फसल कौन सा? नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो जोश से ज्वार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रबी फसल क्या कर रहा है, रबी फसल कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार नहीं होगा, सरसों होता है। जिसके नाई आपको लिख के बताते हैं, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, बजते ही जोश में आलू लाया। नाई से चना हो जाएगा, ना आ रहा है ना, हु से गेहूं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ब से बाजरा हो जाएगा, और नाई हुटर बजते ही
जोश में आलू लाया, जोश जोश यहाँ लिखे 100 से सरसों हो जाएगा। इसी प्रकार से लेकिन कौन सा नहीं ऑप्शन आया, डी में ज्वार नहीं आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रबी फसल कौन नहीं है, ज्वार नहीं है, इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी संगठन, इसको आप एनजीओ संक्षेप में बोलते हैं इंग्लिश में। वैश्विक संस्था है जो प्रमुख रूप से मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। किस के लिए कार्य करता है, मानवाधिकार संगठन के लिए कार्य करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 53 नंबर में कि बारडोली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाया था। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था, इसलिए 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह फरवरी 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा प्रकरण है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गौरव और महानता के एक नए शिखर पर पहुंचा दिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया जीडीपी से क्या तात्पर्य है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, सामान्य घरेलू मापक, सकल घरेलू मापक और क्या है, उत्पाद दिया गया है, सकल विभिन्न उत्पाद, समान घरेलू उत्पाद, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी क्या है, एक इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। 54 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 55 नंबर सवाल में कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर सुस्त ढंग से काम करते हैं, या फिर अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, या फिर उनके काम के बदले भुगतान नहीं किया गया। अल्प बेरोजगारी का क्या मतलब होता है, तो अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है अपनी क्षमता से कम, मतलब मान लीजिए कि आपकी क्षमता ज़्यादा है, उस क्षमता से भी आप यदि कम करना चाहते हो उसी को अल्प बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 56 नंबर प्रश्न में कि बैंकों की तुलना में साहूकर के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाता है। साहूकर के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाता है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक कहलाता है, इसलिए 56 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 57 नंबर प्रश्न में कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग कौन सा देश में हुआ था, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस घटना ने राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया है। तो कौन सा घटना जो है राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति की घटना जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 59 नंबर में कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो कौन सा वाद्य बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था डुमरा बिहार में हुआ था। सवाल में आ जाएगा बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव के बिहार में हुआ था। सना इसना जो है जो इसने पहली बार शहनाई कहाँ बजाया था, 2001 ईस्वी में भारत के सर्वोत्तम भारत सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन तीसरा भारत रत्न को सम्मानित किया गया था, शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खान थे। 60 नंबर सवाल में दिया गया है कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया। तो आप जानते हैं कि मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ चाहिए नहीं, भूमिगत पूछ रहा है, सबसे पहला रेल नहीं पूछ रहा है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेलवे कहाँ चलाया गया था, कोलकाता में चलाया गया था, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ है कोलकाता में भारत की पहली भूमिगत मेट्रो रेल चलाई गई थी, लेकिन यह दक्षिणेश्वर से गरिया के पास कभी सुभाष मेट्रो स्टेशन तक चलाया गया। कुल लंबाई इतना है 31.36 है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था।
आप लोग बताइएगा इसका क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था क्या था, 4 सालों तक चला था, किस वजह से हुआ था। यह युद्ध जो है 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था। इस कारण से ये क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गया था। इस कारण से यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण है। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल में दिया गया है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो वी.एस. रमा देवी जो थी देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 63 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो 63 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एच.एन. बहुगुणा ही तो नहीं रहे थे, चौधरी देवीलाल हो रहे थे, मोरारजी देसाई थे, एल.के. अडावानी थे, लेकिन यह क्या नहीं थे, एच.एन. बहुगुणा क्या थे, उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है कौन इसका अध्यक्षता करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर राज्यसभा का सभापति करता है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1907 इसमें जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था। तो टिस्को की स्थापना जो जमशेदजी टाटा जिसको आप बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ इसका स्थापना किया गया था। तो साकची बिहार में जो है जमशेदजी टाटा 1907 ईस्वी में जो इस टिस्को की स्थापना किया गया था। इसलिए 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 66 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। भारत के ऋण औपचारिक स्रोतों के कार्य के पर्यवेक्षण कौन करता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नीति आयोग, जो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ दिया गया है नीति आयोग। तो बताइएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है। तो 66 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया कि मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी आप कहाँ है, तो बिहार राज्य में मधुबनी जिला है, इसलिए बिहार राज्य में स्थित है। इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है। तो हिमालय पर्वत की ऊपरी पर्वतमाला का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, हिमाद्री है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है किस नाम से जाना जाता है, एक बार कमेंट में आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। यदि आपको यह क्लास समझ आया तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। 70 नंबर सवाल में दिया गया है कि जनरल डायर की हत्या किसने किया था। जनरल डायर की हत्या जो है किसने किया था, तो इसकी हत्या जो किया था उधम सिंह ने किया था। इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।